हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए यहाँ पे पीटी 365 जो कि हमारे यहाँ पे इन्वायरमेंट की चल रही है। तो काफ़ी लेसन कंप्लीट हो गई है। आज हम लोग पार्ट 5 पे देखने वाले हैं। इससे पहले जितनी भी लेसन कंप्लीट हो गई है, अगर आप लोग को देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेसन में मैं कुछ क्वेश्चंस पूछी थी, उसकी आंसर बता देती हूँ। फिर आज के लिए आपके पास कुछ फ्रेश क्वेश्चंस होगी जिसके आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देनी है। तो पहले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग टॉपिक पे चलेंगे। तो यहाँ पे मैं ये 4 बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछी थी। सबसे पहला है कि आपको बतानी है कि इनमें से नहीं, इट मीन्स कि इंडिया की फर्स्ट कौन सी ऐसी बायोफील्ड पावर्ड फ्लाइट है। सेकंड है कि जेट्रोफा क्या है, इसके बारे में बताना है। थर्ड बताना था कि कौन सी यहाँ पे जनरेशन बायोफ्यूल्स है जिसमें कि हम लोग यहाँ पे जेट्रोफा का यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग नॉन फूड क्रॉप्स को फीड स्टॉक को यूज़ करते हैं। जैसे जेट्रोफा है, वुड है, ग्रास है, क्रॉप्स है, या फिर ऑर्गेनिक वेस्ट है। तो उससे अगर हम लोग को बायोफ्यूल प्रोड्यूस करनी है तो कौन से बायोफ्यूल के जनरेशन में हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जीवन योजना के बारे में इसका एम बताना था। जीवन स्टैंड फॉर जैव ईंधन वितरण, जैव ईंधन, वातावरण अनुकूल, फसल अवशेष निवारण। ओके, आइए इन सब की आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इंडिया की फर्स्ट बायोफ्यूल पावर्ड फ्लाइट, तो वो सक्सेसफुली टेस्ट हुआ था 2 स्टेट के बीच में, जो कि आप देख सकते हो देहरादून से दिल्ली के बीच में, और ये अगस्त 2018 में हुई थी। और सबसे पहली फ्लाइट जो यहाँ पे चलाई गई थी वो स्पाइस जेट एयरलाइंस थी। सेकंड, अगर जेट्रोफा की बात करें तो जेट्रोफा एक प्लांट है, वो भी लैटिन अमेरिकन ओरिजिन है, जो कि आज की डेट में आपको पूरे ऑल ओवर द स्प्रेड इसको देखने को मिलेगा। और ये जो आपका वेजिटेशन किस तरीके की होती है, तो सेमी एरिड ट्रॉपिकल एरिया में आपको देखने को मिलेगा कि जेट्रोफा की प्लांट होती है। ये ड्रॉट रेसिस्टेंस पेरेनियल प्लांट है। इट मीन्स कि ये आप देखोगे कि ड्रॉट वाले एरिया में भी ये रहती है, और 75 ईयर्स तक इसका लाइफ स्पैन है। जेट्रोफा सीड्स की बात करें तो इसमें 35% तक नॉन एडिबल ऑयल भी पाई जाती है। सो दीज आर द बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट द जेट्रोफा, जिसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। बात कर रहे हैं यहाँ पे जेट्रोफा की, तो यहाँ पे सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल है। टोटल यहाँ पे 4 जनरेशन बायोफ्यूल है, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिए लास्ट लेसन। इसमें हम लोग जो है सेकंड जनरेशन में हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे नॉन फूड क्रॉप्स और फीड स्टॉक, जैसे कि जेट्रोफा, वुड, ग्रास, सीड क्रॉप्स, और यहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्टेज भी है। प्रधानमंत्री जीवन की बात करें तो यहाँ पे फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, वो भी इंटीग्रेटेड बायो इथेनॉल प्रोजेक्ट को, जिसमें कि यहाँ पे बायोमास और दूसरे रिन्यूएबल फीड स्टॉक अगर इस्तेमाल हो रही है तो उसमें, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। अब आइए आज के लिए कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे 3 बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट टाइम जो हम लोग टॉपिक डिस्कस किए थे तो उसमें से कुछ खास मुझे पूछने को लग नहीं रहा था। दैट्स वाई मैं यहाँ पे मिनिमम 3 ही क्वेश्चन दी हूँ। सबसे पहले आपको बतानी है कि ये जो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2019 की है, ये किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है। सेकंड, आपको बताना है कि कोल गैसिफिकेशन से आप क्या समझते हो। एंड थर्ड है कि एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड 2017, तो ये जो कोड है ये किसके द्वारा दिया गया है और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये काम किया जाता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप हो जाएगा इस तरीके का आंसर देने से। तो चलिए अब हम लोग अपने आर्टिकल पे आते हैं। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कुसुम के। तो कुसुम एक योजना थी जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया था। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आती है। तो वो एक ऑपरेशनल गाइडलाइन यहाँ पे इशू किया गया है इनके द्वारा, जिसमें कि कैसे हम लोग को कुसुम स्कीम को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो कुसुम स्टैंड फॉर यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि पीएम कुसुम, और आप लोग जब इसकी फुल फॉर्म देख लेते हो तो इसी से आपका जो है ना आधा प्रॉब्लम तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको समझ में आ जाता है कि एक्चुअली ये योजना जो है किस बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। ऊर्जा सुरक्षा देख रहे हो, ऊर्जा सुरक्षा यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बात किया जा रहा है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ऊर्जा सुरक्षा, तो यहाँ पे आप लोग जैसे कि मिनिस्ट्री देख रहे हो कि रिन्यूएबल एनर्जी है, इट मीन्स की रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करने की बात की जा रही है। तो आगे भी हम लोग देखेंगे क्या क्या बातें हैं। पहले कुसुम स्कीम के बारे में समझते हैं, क्योंकि आप लोग देखते हो कि स्कीम से डायरेक्टली क्वेश्चंस आती है आपकी। 2-3 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, उसमें से आपको क्वेश्चन फॉर्म करनी है। तो ये इस स्कीम का एम है सबसे पहले एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, क्योंकि यहाँ पे इसके नाम में ही है ऊर्जा सुरक्षा। साथ ही साथ फिनेंशियल और वाटर सिक्योरिटी भी देना है फार्मर्स को, तो ये एडिशनल सिक्योरिटी है, इसके बारे में भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कुछ फीचर्स देख लेते हैं कुसुम स्कीम की, जो कि काफ़ी ज़्यादा। सबसे पहले आप लोग देखो कि यहाँ पे 27.5 लाख सोलर वाटर पंप्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा फार्मर्स के अमंग। सेकंड है कि यहाँ पे जो है
इसमें से क्या होगा कि ये तो टोटल आपका 27.5 लाख जो है सोलर वाटर पंप्स यहाँ पे दिया जाएगा, लेकिन इसमें से 17.5 लाख पंप जो है ना वो इंस्टॉल किया जाएगा ऑफ ग्रिड में, जिससे कि इरिगेशंस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो पाएगा। यानी कि फार्मर्स जो यहाँ पे रिमोट लोकेशन में, बहुत ज़्यादा गाँव वाला एरिया में जो इरीगेशन उनको करना पड़ता है, सिंचाई करना पड़ता है अपने क्रॉप को, तो उनके लिए जो है ना यहाँ पे इस तरीके का आपका इंस्टॉल किया जाएगा ऑफ ग्रिड, जिससे कि वो इरीगेशन सही तरीके से कर सके। अब ये 27.5 में से आपका 17.5 यहाँ निकल गया, तो बचा 10। तो 10 लाख जो है ना ये आपका पंप को इंस्टॉल किया जाएगा कुछ लोकेशन में जहाँ पे ग्रिड अवेलेबल होगा, और वहाँ पे आपका जो है ना जो एग्जिस्टिंग पंप्स होंगे ना उनको सोलराइजेशन किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपके पैनल्स लगाए जाएंगे, जिससे कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपकी जो दिन भर की जो सूरज की रोशनी होगी उससे ये चार्ज होगा, और उसके बाद जो है ना आपका इसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, और यहाँ पे आपका इरीगेशन में ये पंप जो है आपका मदद करेगा। उसके बाद यहाँ से आप देखो कि इससे क्या है ना कि फार्मर्स जो है 17.5 लाख जो यहाँ पे आपका पंप वो इंस्टॉल किया जाएगा उस रिमोट लोकेशन में, तो इससे क्या होगा कि फार्मर्स जो है ना यहाँ पे सरप्लस अगर सोलर पावर जनरेट होती है तो उसको वो बेच भी सकते हैं। यानी कि इस तरीके से जो है ना आपका यहाँ पे सोलर पावर को, सोलर पैनल को भी यहाँ पे आपका इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी अगर जनरेट होता है तो उसको यहाँ पे डिस्कॉम कंपनी जो कि इलेक्ट्रिसिटी आपकी डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो डिस्कॉम कंपनी को भी यहाँ पे जनरेट किया जाएगा, और उससे वो हर एक साल पर एकड़ से वो 60,000 रुपीज़ भी अर्न कर सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि एडिशनल इनकम भी यहाँ पे फार्मर्स को मिलने वाला है, और ये योजना इसलिए भी लाया गया था क्योंकि फार्मर्स की इनकम डबल करने का जो सपना है 2022 तक, तो इससे वो भी हो पाएगा। सेकंड, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि 10 लाख जो यहाँ पे आपका पंप जो यहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा, तो ये क्या है कि ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट, और वो भी यहाँ पे 2 मेगावाट कैपेसिटी तक, और हर एक आपको देखने को मिलेगा कि रूरल एरिया में इसको इंस्टॉल किया जाएगा। यानी कि इसमें से जो आपका पंप यहाँ पे जो आपका पंप आपका इंस्टॉल किया जाएगा उस लोकेशन में जहाँ पे ग्रिड ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे ग्रिड को कनेक्ट किया जाएगा सोलर पावर प्लांट से, और उससे क्या होगा कि यहाँ पे आपका 2 मेगावाट तक कैपेसिटी तक यहाँ पे आपका प्रोड्यूस किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये दोनों चीज़ आपको डिटेल में पता होना चाहिए। अब हम लोग देख रहे थे इसके बारे में, यानी कि कुसुम के बारे में। तो इससे क्या है कि फार्मर्स को इनक्रेज किया जाएगा कि वो यहाँ पे सोलर पावर को जनरेट करें, वो भी अपने फार्म्स में, और इससे क्लीन एनर्जी को इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि उनकी डीजल वाटर पंप्स जो यहाँ पे है ना उस वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी। क्योंकि आज की भी डेट में आप लोग देखते हो कि बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो कि डीजल वाटर पंप्स यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो वाटर पंप को चलाने के लिए उनको पहले डीजल खरीदना होता है, फिर उससे जो है यहाँ पे वो वाटर पंप चला पाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उनको मिल पाती है। लेकिन अब क्या है कि सोलर पावर यहाँ पे जनरेट करना है, और यहाँ पे सोलर पैनल लगा देने से आप लोग को पता है कि जिस एरिया में ज़्यादा सूरज की रोशनी आती है, गर्मी अभी कितना ज़्यादा चल रहा है, तो उससे ये ऑटोमेटिक आपका चार्ज हो जाता है, और उसके बाद आराम से जो है वो यहाँ पे आराम से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके का काम यहाँ पे किया जा रहा है। इसका टारगेट यही है कि ये डिसेंट्रलाइज करना है, जो सोलर पावर कैपेसिटी है 25,000 मेगावाट का, वो भी यहाँ पे 2022 तक। ये जो स्कीम अप्रूव किया गया है इसमें आपको 3 कंपोनेंट देखने को मिलेगा। तो आइए अब हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे 3 कंपोनेंट देखते हैं कि क्या क्या है। तो आइए से ही मुझे यहाँ पे पढ़ाना होगा क्योंकि बहुत ही अजीब सा यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए कोई नहीं, यहाँ पे तक हम लोग देख लिए कि ये जो स्कीम्स है ना इसमें आपको 3 कंपोनेंट देखने को मिल रहा है। तो किस किस तरीके से कुसुम स्कीम को पूरे तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो फर्स्ट कंपोनेंट यही है कि यहाँ पे आप लोग देखोगे कि पहला क्या है ना कि टारगेट रखा गया कि 10,000 मेगावाट तक जो है यहाँ पे आपका इंस्टॉल किया जाएगा। यानी कि 10,000 मेगावाट तक डिसेंट्रलाइज जो आपका ग्रिड कनेक्ट किया जाएगा, वो भी यहाँ पे सोलर से, और दूसरे जो रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट है उससे। यानी कि यहाँ पे सोलर से भी, विंड आप लोग देखते हो कि दूसरी तरीके से यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी आपका क्या हो गया, तो विंड भी होता है यहाँ पे आप लोग जो है इस तरीके से वाटर भी होता है, विंड भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है कनेक्ट किया जाएगा। तो 10,000 मेगावाट तक का डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज कहने का मतलब है कि हर एक चीज़ जो है ना आपका एक जगह, और डिसेंट्रलाइज कहने का मतलब है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, यानी कि चारों ओर से जो है इसको आपका बंटवारा कर देना, ठीक है, एकदम से डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जैसे कि आप लोग भी देखते हो कि हमारे यहाँ सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट चलती है, उसके बाद हमारा कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो हर एक स्टेट में आपका स्टेट गवर्नमेंट भी चलता है। उसके बाद स्टेट में आप देखते हो कि यहाँ पे आप लोग का जो है ना पंचायती राज भी है, तो इस तरीके से ब्लॉक लेवल पे भी गवर्नमेंट है। तो इस समय से इस तरीके से क्या है कि हमारे कंट्री में आपको डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलेगी। तो इसमें डिटेल्स में बताया जा रहा है कि मैंडेट किया गया है कि इस कंपोनेंट में क्या है कि सोलर और जो दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट है उनकी कैपेसिटी यहाँ पे 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक होना चाहिए, और जिसको यहाँ पे एक इंडिविजुअल फार्मर यानी कि कोई भी फार्मर के द्वारा या फिर ग्रुप ऑफ फार्मर्स के द्वारा या फिर कोई भी कोऑपरेटिव्स है, पंचायत है या फिर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा यहाँ पे सेटअप किया जाएगा। सेकेंड है कि ट्रांसमिशन ऑफ पावर का क्या खेल है। तो यहाँ पे जो रिन्यूएबल पावर
पावर जनरेटर है ना, वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे कि ट्रांसमिशन लाइन के लिए, और साथ ही साथ इसको कंप्लाई भी किया जाएगा ग्रिड कनेक्टिविटी और दूसरे रेगुलेशंस के साथ। थर्ड, यहाँ पे पावर परचेज एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो ये आपका एग्जीक्यूट किया जाएगा डिस्कॉम और जो यहाँ पे आपके रिन्यूएबल पावर जनरेटर है इनके बीच में। ये जो जितना भी आपका सरप्लस पावर सरप्लस आपका सोलर इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ पे आपका जनरेट होगा उसको यहाँ पे परचेज करने की भी बात की जा रही है। साथ ही साथ आप लोग देखोगे कि डिस्कॉम जो है उनको यहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, और अगले 5 साल के लिए जो है पर यूनिट उनको 0.40 पर यूनिट यहाँ पे इंसेंटिव्स बेस्ड यहाँ पे दिया जाएगा। इट मीन्स कि अगर इनका परफॉर्मेंस अच्छा है तो उस हिसाब से इनको एक्स्ट्रा मनी भी दी जाएगी। 1000 मेगावाट की बात करें तो उनको यहाँ पे पायलट बेसिस पे पहली बार जो है फर्स्ट टाइम इसको यहाँ पे आपका लेना होगा, क्योंकि ऐसा क्या है ना कि पायलट प्रोजेक्ट इसलिए कहते हैं कि पहले चेक कर लो कि इस तरीके का काम, इस तरीके का जो हम लोग योजना बनाए हैं, प्लान बनाए हैं, क्या ये सक्सेस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इसलिए स्टार्टिंग में क्या है कि 1000 मेगावाट का ही यहाँ पे लिया जाएगा पायलट बेसिस पे, फिर धीरे धीरे ये लोग अपना जो है दायरा बढ़ाएंगे। सेकंड, यहाँ पे कंपोनेंट बी कहा जा रहा है, और ये क्या है, ऑफ ग्रिड यहाँ पे सोलर पंप की बात की जा रही है। यानी कि यहाँ पे आपका सोलर पैनल के साथ साथ जो है पैनल लगाया जाएगा, उसी से आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, तब यहाँ पे आपके पंप से जो है ना वाटर निकलेगी और तब यहाँ पे इरिगेशन का प्रोसेस पूरा होगा। मैंडेट क्या किया गया है कि इस कंपोनेंट के अंदर जो इंडिविजुअल फार्मर्स है वो सपोर्ट करेंगे, और उनको यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा 17 लाख तक का यहाँ पे स्टैंड अलोन, यानी कि अकेले यहाँ पे सोलर एग्रीकल्चर पंप्स वो इंस्टॉल कर सकते हैं जिनकी कैपेसिटी यहाँ पे 7.5 HP तक होगी, और वो आज की डेट में जो डीजल एग्रीकल्चर पंप है ना उसको यहाँ पे रिप्लेस कर देगा। तो ये एक मैंडेट किया गया है। रिक्वायरमेंट क्या है सोलर पंप के लिए, तो ये आपका मैंडेटरी होगा जिसके थ्रू हम लोग अपनी कंट्री के बनाए हुए जो यहाँ पे सोलर पैनल है उसको इस्तेमाल कर पाएंगे, और हमारे यहाँ की सोलर सेल का और मॉड्यूल्स का, तो ये ज़रूरी है। सेंटर और स्टेट को यहाँ पे 30% जो पंप कॉस्ट है ना उनको यहाँ पे शेयर करना है। फार्मर्स जो है वो यहाँ पे रिमेनिंग 40% जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। फार्मर्स को यहाँ पे 40% दिया जाएगा, और 30% यहाँ पे आपका सेंटर को दिया जाएगा, 30% यहाँ पे स्टेट को दिया जाएगा, तो टोटल 100% हो गया। इस तरीके से कंपोनेंट बी में आपका रखा गया है। कंपोनेंट सी की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि सोलराइजेशन करना है, यानी कि जो भी ग्रिड कनेक्टेड है इलेक्ट्रिक पंप से उसको यहाँ पे सोलराइजेशन करना है। तो इससे मैंडेट क्या किया गया कि इस कंपोनेंट के अंदर क्या बातें रखी गई है कि जो इंडिविजुअल फार्मर्स है जिनके पास ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप है उनको यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा कि वो यहाँ पे अपने पंप को सोलराइज कर ले। कहने का मतलब है कि पहले ग्रिड से वो इलेक्ट्रिसिटी लेते थे, लेकिन अब ये काम करने का ज़रूरत नहीं है, उनके पास ऑलरेडी अगर पंप है ना तो वो उसमें जो है सोलर पैनल लगा सकते हैं और फिर उसी से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। फार्मर भी जो है यहाँ पे जितने भी सोलर पावर जनरेट हो रहे हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, और इरिगेशन में जितना भी उनको ज़रूरत है वो उसका हिसाब किताब कर सकते हैं। उसके बाद अगर एक्सेस सोलर पावर है तो वो डिस्कॉम को भी बेच सकते हैं। डिस्कॉम मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो यहाँ पे डिस्कॉम है। क्वालिटी एश्योरेंस एवोल्यूशन मैकेनिज्म की बात करें तो जो सिस्टम इंस्टॉल किया गया है इस प्रोग्राम के अंदर वो यहाँ पे जितनी भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है उसको मीट करना चाहिए, और जो भी यहाँ पे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड है उसको तो मीट करना ही चाहिए। और साथ ही साथ सोलर जो फोटोवोल्टाइक कैपेसिटी है उसको भी अलाउ करना चाहिए 2 टाइम्स, जो कि आपका यहाँ पे पंप कैपेसिटी किलोवाट में के टर्म्स में है। तो इससे क्या होगा ना कि एक्सेस पावर यहाँ पे डिस्कॉम कंपनी को मिल पाएगा। कहने का मतलब है कि आप लोग यहाँ पे देखिए कि जो पंप कैपेसिटी है, मान लीजिए कि पंप की कैपेसिटी जो है ना यहाँ पे 10 किलोवाट है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से आपका काम करना है कि सोलर फोटोवोल्टाइक कैपेसिटी जो है ना वो डबल होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो है 20 किलोवाट तक होना चाहिए। अगर इससे जो एग्जिस्टिंग से अगर ज़्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिसिटी तब ना यहाँ पे फार्मर्स जो है वो डिस्कॉम कंपनीज़ को बेच पाएंगे, नहीं तो फिर क्या बेच पाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो तो जैसे पहले भी इरीगेशन का जितना भी कैपेसिटी था वो उसी तरीके से अगर आज भी प्रोड्यूस कर पा रहे तो उनका तो सारा यहाँ पे प्रोड्यूस जितना भी इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस कर पा रहे वो तो इरिगेशन में खर्च कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है डबल यानी कि 2 टाइम्स यहाँ पे पंप कैपेसिटी को इनको प्रोड्यूस करना है। फिर है यहाँ पे प्रोक्योरमेंट बेस्ड इंसेंटिव्स, यानी कि जितना भी वो प्रोक्योर करेंगे पर यूनिट के हिसाब से जो है यहाँ पे डिस्कॉम के लिए है कि वो अगर यहाँ पे सरप्लस पावर को अगर वो परचेज करते हैं तो उनको यहाँ पे जो है यहाँ पे उनको इंसेंटिव्स भी दिया जाएगा, वो भी 0.60 पर यूनिट के हिसाब से। बोथ यानी कि नेट मीटरिंग और ऑन वे ट्रांसफ़र जो यहाँ पे पावर है वो सब अलाउड है, और साथ ही साथ सेंटर और स्टेट जो है वो यहाँ पे 30% पंप की कॉस्ट को जो है ना वो यहाँ पे शेयर करेंगे। फार्मर्स यहाँ पे रिमेनिंग 40% प्रोवाइड करेंगे। तो फार्मर्स यहाँ पे लोन भी ले सकते हैं, यानी कि 30% तक का लोन भी उनको यहाँ पे मिलेगा इस तरीके से ये पंप को आपका इंस्टॉल करने के लिए। तो ये भी बात है, इट मीन्स कि जो पंप की टोटल कॉस्ट है ना उसका 30% जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट देंगे, 30% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देंगे, और 40% जो है वो उनको फार्मर्स को देना होगा।
होगा। अब फार्मर्स यहाँ पे बैंक से लोन भी ले सकते हैं और लोन भी उनको मिलेगा, इसके लिए वो भी 30% तक का लोन मिलेगा। तो इतना छूट और इतना ज़्यादा व्यवस्था यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है फार्मर्स के लिए, जस्ट बिकॉज कि फार्मर्स की जो यहाँ पे पोजीशन है वो और ज़्यादा बेटर हो जाए, फार्मर्स की जो इनकम है वो डबल हो जाए, फार्मर्स की जो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन है, ऐसा नहीं है कि फार्मर्स जब सिर्फ यहाँ पे क्रॉप को ही प्रोडक्शन करेंगे तभी उनको यहाँ पे जो है इनकम जितना उससे बन पाएगा उतना ही मिलेगा, नहीं, फार्मर्स को यहाँ पे और भी ज़्यादा उनको ये आइडिया दिया जा रहा है, उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि अपनी जो इनकम सोर्सेज है उनको वो डाइवर्सिफाई कर सकें। ओके, तो आइए इसके आगे जो यहाँ पे आपकी टॉपिक है वो है इन्फोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइन फॉर सैंड माइनिंग। तो इसको मैं पीपीटी से पढ़ाती हूँ। तो अब यहाँ पे आ जाइए, इन्फोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइन फॉर सैंड माइनिंग। देखिए सैंड माइनिंग से रिलेटेड लास्ट ईयर ही क्वेश्चंस आई थी प्रीलिम्स में, मुझे जहाँ तक लग रही है कि नहीं, लास्ट ईयर या फिर 2018 में तो पक्का आई है। तो देखिए इसी तरीके से टॉपिक से आपका क्वेश्चन निकाल लिया जाता है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोग के साथ ये डिस्कस करूँ कि 2019 में टोटल क्वेश्चंस कौन कौन सी ऐसी क्वेश्चन है जो कि PT 365 से डायरेक्टली पूछा गया था, तो आप लोग बोल सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ऑलरेडी मेरे चैनल पर ये वाली वीडियो थी, लेकिन अब मैं शायद हाइड कर चुकी हूँ, लेकिन इसमें मैं बताई थी। इस बार भी 2020 की एग्जाम होगी तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि PT 365 से कौन कौन सी डायरेक्टली क्वेश्चंस आई थी, और आप लोग अगर अच्छे से इसको प्रिपेयर करोगे ना तो आप लोग भी खुद भी पकड़ लोगे, है कि नहीं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं न्यूज़ में क्यों था। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिलीज़ किया है अभी अभी कि इन्फोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस, यानी कि सैंड माइनिंग के लिए किस तरीके से यहाँ पे गाइडलाइंस होनी चाहिए, कौन कौन से यहाँ पे लोग होंगे जो कि इसको इन्फोर्स करेंगे, तो वो सारी डिटेल्स अब यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो सैंड माइनिंग का जो यहाँ पे आपको गाइडलाइन दिया गया है, ये किसके अंदर आया है। सैंड माइनिंग आप लोगों को पता है कि खनन वगैरह करने से इन्वायरमेंट में भी बैड इंपैक्ट होता है, ह्यूमन हेल्थ में भी समटाइम्स बैड इंपैक्ट होता है। तो इसको यहाँ पर टैकल किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। अब सैंड माइनिंग में इंडिया में सैंड माइनिंग का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। सैंड पहले समझिए कि ये माइनर मिनरल के अंदर आती है, और माइनर मिनरल के अंदर आती है, इसको डिफाइन किया गया है पहले जो एक्ट थी, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957। हालांकि अब इसको हटा दिया गया है, दो एक्ट को मर्ज करके एक नया मिनरल्स रूल्स लाया गया, तो उसके तहत अब 2020 से यहाँ पे माना जाएगा। लेकिन हाँ, सैंड को यहाँ पे माइनर मिनरल के टर्म्स में यहाँ पे रखा गया है, वो भी माइंस और मिनरल्स एंड रेगुलेशंस एक्ट 1957 की है। जो प्रेजेंट गाइडलाइंस लिस्ट यहाँ पे रखी गई है वो मेजर सोर्सेज के लिए भी है। जैसे रिवर का आप देखोगे, रिवर में क्या क्या हो गया, रिवर बेड हो गई, फ्लड प्लेन हो गई, लेक्स है, रिजर्वायर है, एग्रीकल्चर फील्ड है, कोस्टल मैराइन सैंड है, पैलियो आपका यहाँ पे चैनल्स है, मैन्युफैक्चर्ड सैंड है, एम सैंड इसको बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी मेजर सोर्स में आ गई। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या है ना कि स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे हक दिया जाता है कि वो कुछ भी रूल्स यहाँ पे फ्रेम कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि उनके स्टेट में इलीगल यानी कि गलत तरीके से माइनिंग हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, या फिर मिनरल्स का स्टोरेज किया जा रहा है, मेजर मिनरल्स का या माइनर मिनरल्स का, दोनों का, या फिर यहाँ पे जो है ना किसी भी गलत तरीके से किसी भी तरीके गलत तरीके के पर्पस में यहाँ पे कनेक्टेड है। तो इस तरीके से क्या है ना कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को ये पूरी तरीके से छूट दी गई है इस कानून के प्रावधान के हिसाब से कि वो यहाँ पे रूल्स बना सकते हैं। साथ ही जो इलीगल माइनिंग है उसको भी कंट्रोल किया जाएगा, और यहाँ पे लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शंस जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है उसी के तहत। अगर हम लोग देखें जो सस्टेनेबल, यहाँ पे आप देखोगे सस्टेनेबल सैंड मैनेजमेंट गाइडलाइन 2016 की थी, उसमें ये क्या रखा गया था कि जो भी यहाँ पे आपका सैंड माइनिंग को गलत तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाएगा या इलीगल तरीके से माइनिंग की जाएगी या अनसस्टेनेबल होगा, तो इसको जो है ना कंटिन्यू रखा गया था कि ये कॉमन है। तो ये आप लोग देखो कि इस एक्ट के अंदर इसको रखा गया था, उसमें भी रखा गया था, फिर इसको जो है इसके अंदर भी रखा गया, यानी कि इसमें भी था और फिर इसमें भी इसको कॉमन रखा गया है। जो नेगेटिव इम्पैक्ट है इस तरीके से इलीगल सैंड माइनिंग का, वो आपको दोनों में देखने को मिलता है। इन इकोनॉमी के पर्पस से भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी देखने को मिलती है। इकोनॉमी में क्या होता है कि यहाँ पे लॉस होता है, रेवेन्यू का लॉस होता है। साथ ही आप लोग देखो, अब रेवेन्यू का लॉस कहने का मतलब है आप लोग सोचोगे कि नहीं सैंड माइनिंग इलीगल तरीके से होता है, बहुत पैसे मिलते हैं। हाँ, बहुत पैसे उन लोगों को मिलते हैं ना जो कि यहाँ पे गलत तरीके से काम में आपके संलिप्त है, यानी कि उसमें जो है इंक्लूड है। अदरवाइज जो अगर सही तरीके से आपका माइनिंग किया जाता है तो सही तरीके से माइनिंग में ना इंडिया की जो इकॉनमी है इसके भी इसमें कहीं ना कहीं बूस्ट होती है, यानी कि इंडिया की इकॉनमी के और GDP में भी ये कॉन्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे सैंड इलीगल माइनिंग करते हैं तो जो हमारी इकॉनमी में फ़ायदा होना चाहिए था वो फ़ायदा नहीं होता है, और ये
गलत तरीके से जो है ना, जो यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, बस उन्हीं की जेब गर्म होती है। हालांकि जो रेवेन्यू इससे निकल कर आता है वो बड़े मात्रे में निकल कर आता है, तो वो सरकार के पैसे में सरकार की झोली में जाना चाहिए, है कि नहीं। रेवेन्यू सरकार के झोली में जाना चाहिए, लेकिन ये जो आपका गलत तरीके से जो कहते हैं ना कि ये आपका जो है माफिया है, खनन माफिया है, तो उन लोगों के पास जो है वो गलत तरीके से जो है आपका पैसा चला जाता है। तो इसीलिए हमारी इकोनॉमिक लॉस होती है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आप लोग देखते हो, क्योंकि ये रिवर्स को बहुत ज़्यादा फोर्स करती है। अगर माइनिंग हो रहा है तो ये जो है ना रिवर्स अपने जिस तरीके से वो चलते जाती है ना, माइनिंग अगर मान लीजिए कि इस रास्ते में हो रहा है तो ये पूरा रास्ता ब्लॉक कर लिया जाता है और रिवर्स को यहाँ पे फोर्स किया जाता है कि वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करे। तो इस तरीके का भी काम होता है। साथ ही यहाँ पे लोअर ग्राउंड वाटर टेबल्स हो जाते हैं, यानी कि इतना ज़्यादा खनन आप लोग देखते हो कि माइनिंग करते वक्त जो है ना बहुत ही गहरा डिगिंग भी होती है, यानी कि जो आपका खुदाई होता है वो बहुत अंदर तक भी जाता है। तो इससे क्या है कि ग्राउंड वाटर टेबल कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है हमारी। साथ ही जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रहने का जगह है, मिट्टियों के अंदर भी आप लोग देखते हो कि बहुत सारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो उनकी हैबिटाट लॉस हो रही है। तो इन्वायरमेंटल लॉस भी है, इकोनॉमिक लॉस है, तो ये सारी लॉस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हालांकि अब यहाँ पे देखते हैं जो नया गाइडलाइन लाया गया है उसके अंदर क्या क्या प्रावधान रखा गया है। डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट है जो कि प्रिपेयर किया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करें और माइनिंग को डिफाइन करें, और कोई भी माइनिंग जोन को जो है ना यहाँ पे नो माइनिंग जोन को भी यहाँ पे कंसीडर करना है। जैसे कि आप लोग देखते हो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो इस तरीके का जोन को कंसीडर किया जाता है। और वो क्यों किया जाता है? क्योंकि सोसाइटल फैक्टर को देखकर, सोशल फैक्टर्स को देखकर और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को देखकर। तो इससे क्या होगा ना कि नो माइनिंग जोन आपका डिक्लेयर किया जाएगा कि उस एरिया में तो माइनिंग करनी ही नहीं है। सारे डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव माइनिंग प्लान को प्रिपेयर करना है, वो भी डिस्ट्रिक्ट के लिए एज पर द प्रोविजन जो कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट में दिया गया है। एबंडेंट स्ट्रीम चैनल्स अगर हम लोग देखें फ्लड पिन में, तो इसको भी यहाँ पे प्रेफर करना चाहिए, ना कि यहाँ पे एक्टिव चैनल और उनके डेटास और फ्लड पिन के। जैसे कि आप लोग देखते हो कि कोई भी रिवर के अगल बगल अगर हम लोग यहाँ पे अगर कोई भी माइनिंग करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं रिवर्स के कोर्स में, रिवर्स के जो यहाँ पे फ्लो है उसमें प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके का काम नहीं करना है, हम लोग को दूसरे जगह यहाँ पे जो है माइनिंग और ये सारे प्लेस का जो है ना ध्यान रखना है। नो रिवरवेड माइनिंग ऑपरेशंस अलाउड इन मानसून पीरियड, यानी कि मानसून पीरियड में जो है कोई भी आपका माइनिंग ऑपरेशंस अलाउड नहीं किया जाएगा। और ये सजेस्ट किया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जैसे ड्रोन हो गया, मोबाइल एप्लीकेशन हो गई, बारकोड स्कैनर हो गई। तो इससे क्या हो सकता है ना कि जो इलीगल यानी कि गलत तरीके से माइनिंग हो रही है उसको चेक कर पाएंगे, रिजर्व्स को एस्टिमेट कर पाएंगे, यानी कि इस जगह पे कितना ये आपका मिनरल्स वगैरह है उसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पे अच्छा खासा जो है मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं। एनुअल ऑडिट होना चाहिए हर एक माइनिंग जो कि यहाँ पे लीज में दिया जाता है, तो उसकी एनुअल ऑडिट होगी और इसमें इंडिपेंडेंट मेंबर होंगे जिसको कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा ही यहाँ पे आपका नॉमिनेट किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे डेवलप करना है, यानी कि ऑनलाइन पोर्टल होना चाहिए जिसमें कि जो सैंड और रिवर बेड जो मटेरियल है उसको सेल भी करे और परचेज भी करे, यानी कि ऑनलाइन होना चाहिए, जिससे कि बेटर तरीके से आपका ट्रैक हो पाएगा। और इससे क्या हो पाएगी कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर हो पाएगी। स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे जो है ना एक डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स बनाना चाहिए, और ये किसके अंडर में हो? तो डिप्टी कमिश्नर के अंदर हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर हो, कलेक्टर के अंदर हो, जिससे कि वो यहाँ पे इसको रेगुलर वॉच कर सके, देखते रहे, है कि नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि यहाँ पे है वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक एंड इमर्जिंग ट्रेंड 2020। सो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट, इसके बारे में देखते हैं। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये एक सर्वे है, रिलीज़ की गई है स्विट्ज़रलैंड बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड जर्मनी बेस्ड इंटरनेशनल फेडरेशंस ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। ऑर्गेनिक यहाँ पे आपका इंटरनेशनल है। सो बहुत लंबी चौड़ी नाम है, तो इसको आप लोग को रटने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना भयंकर नाम तो है। अगर यूपीएससी में आपसे पूछा जाता है ना तो ये एज इट इज़ आपका लिखा जाएगा, अदरवाइज जो है ना आपका ये इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको ग्लोबल फाइंडिंग देखनी है कि इसमें हुआ क्या है। आज की डेट में यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो वर्ल्ड की एग्रीकल्चर लैंड है ना, वहाँ पे आप देखोगे सिर्फ 1.5% ही ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक कहने का मतलब है कि उस तरीके का लैंड जो है ना बहुत ही ज़्यादा प्योर है, उसकी सॉइल की फर्टिलिटी भी बहुत अच्छी है। और ये रीजन आप देखोगे कि लार्जेस्ट एरिया ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर लैंड का कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? तो ओशनिया वाला रीजन देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे 50% जो टोटल ऑर्गेनिक एरिया का जो है वो आपको यहाँ पे ओशनिया में देखने को मिलेगा, और यूरोप में जो है बचा कुचा यहाँ पे 22% देखने को मिलेगा। तो ओशनिया हम लोग किस रीजन को कहते हैं? जो ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन देख रहे हो, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के अगल बगल बहुत सारी आइलैंड है, न्यूजीलैंड भी आपको देखने को मिलेगा, ऑकलैंड भी देखने को मिलेगा, तो बहुत सारी आइलैंड है। तो इस वाले एरिया को पूरा मिलाकर ना ओशनिया कहा जाता है, ठीक है। तो ओशनिया में हो गया, और साथ ही साथ यूरोप में भी आपको थोड़ा बहुत जो है ऑर्गेनिक लैंड देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पे 35.6 मिलियन हेक्टेयर्स जो है वो यहाँ पे आपका मोस्ट एग्रीकल्चर लैंड है जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कहने का क्या मतलब है अभी आगे हम लोग देखने वाले हैं। बात हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग के ही बारे में कह रहे हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के
बारे में बता रहे हैं। आप लोग देखोगे कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर लैंड सारे एरिया में आज के डेट में जो है या फिर पहले से भी बहुत इंक्रीज़ हुआ है। यूरोप में अगर हम लोग बात करें तो एरिया जो है 8.7% से बढ़ी है, और वही एशिया में बात करें तो 8.9% से ये बढ़ी है। अगर हम लोग बात करें ओवर द, यानी कि यहाँ पे आप लोग देखोगे कि 2.8 मिलियन जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर हैं, 47% जो है वो एशिया के ही है। इसके बाद अफ्रीका के आते हैं, फिर यूरोप के आते हैं, फिर लैटिन अमेरिका के आते हैं। कुछ कंट्रीज़ है जिसमें कि मोस्ट यहाँ पे प्रोड्यूसर्स है, तो इंडिया है, युगांडा, यूथोपिया है। नियरली 80% ऑफ वर्ल्ड के ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स की बात करें तो वो स्मॉल होल्डर्स होते हैं, और ये भी आपके लो और मिडिल इनकम वाली कंट्री से ही होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक आपका एग्रीकल्चर पे ऑल ओवर द वर्ल्ड पे ध्यान दिया जा रहा है, हमारे इंडिया में भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए एक स्पेसिफिक योजना भी है जो कि मैं गवर्नमेंट स्कीम्स PT 365 गवर्नमेंट स्कीम्स में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, फिर आपका यहाँ पे रिवीजन होने वाला है। तो आप लोग ऐसे भी देखते होंगे कि PT 365 अगर आपने सारे सब्जेक्ट की कवर कर ली, जैसे कि टोटल मुझे लगता है 6 है, पॉलिटी, IR, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक, आपका ये इन्वायरमेंट हो गया, फिर कल्चर हो गई, उसके बाद आपकी ये गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई। तो ये 6-7 जितनी भी है, अगर आप लोग इसको अच्छे से कवर करते हो ना, तो आपकी बहुत सारी टॉपिक जो है ना 1-2 से 3 बार आपकी रिपीटेड हो जाती है। तो उससे आपकी जो प्रिपरेशन है और जो आपका याद करने का मेमोराइज करने की जो थिंग होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। ओके, तो आप लोग यही देखिए कि स्मॉल होल्डर्स जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कि यानी कि आपके जो छोटे छोटे किसान होते हैं ना, वो यहाँ पे मेनली फोकस कर रहे हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे। यूएस की बात करें तो सिंगल लार्जेस्ट मार्केट है ऑर्गेनिक फूड का और ड्रिंक का, 42% जो शेयर है वो यूएस के लिए है। तो इतनी फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग से अगर मेंस में क्वेश्चंस आती है तो यू कैन डायरेक्टली कोट दिस ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर। ओके, वैसे ऑर्गेनिक जब फार्मिंग में हम लोग के जो प्रीलिम्स में भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, जब लास्ट ईयर 2018 में सिक्किम को ऑर्गेनिक स्टेट घोषित कर दिया गया था, डिक्लेयर कर दिया गया था, तब उस समय ये क्वेश्चंस आई थी। अब देखते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर तो हम लोग ये देखें कि हर एक स्टेट का क्या क्या हाल है, कंट्री की क्या हाल है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते किसको है ये देख लेते हैं। अगर हम लोग यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के हिसाब से डेफिनेशन देखें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है एक तरीके का सिस्टम है जो कि अवॉइड करती है और लार्जली यहाँ पे एक्सक्लूड करती है, यानी कि जो सिंथेटिक इनपुट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये हम लोग को ऑर्गेनिक फार्मिंग में नहीं देखने को मिलता। कहने का मतलब है कि हम लोग को फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना पड़ता, हम लोग को पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं करना पड़ता, हार्मोन्स हो, फीड एक्टिविटीज़ हो, तो ये एडिटिव्स हो, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग को ऑर्गेनिक फार्मिंग में नहीं करना पड़ता। और मैक्सिमम यहाँ पे जो है एक्सटेंड होता है, और ये हम लोग रिलाई किस पे करते हैं, तो क्रॉप रोटेशन पे करते हैं, क्रॉप रेसिड्यू पे करते हैं, एनिमल मैन्योर्स है, ऑफ फार्म ऑर्गेनिक वेस्ट है, मिनरल ग्रेड रॉक यहाँ पे एडिटिव्स है, बायोलॉजिकल सिस्टम है वो भी न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन का और प्लांट प्रोटेक्शन का। कहने का मतलब है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग किसी भी तरीके का जो नॉर्मल फार्मिंग होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इनपुट्स बहुत लगाना होता है, अच्छे क्वालिटी की बीज होनी चाहिए, उसके बाद ऊपर से उसमें केमिकल्स आपका डाला जाता है, जैसे पेस्टिसाइड्स डाली जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग यहाँ पे फर्टिलाइज़र वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत होता है, एक्सटेंसिव वाटर की सप्लाई की ज़रूरत होती है, इरीगेशन की ज़रूरत होती है, और इसकी आउटपुट जो है ना इनपुट के कंपैरिजन में कम होता है। वहीं अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग का, तो इसमें क्या है कि इनपुट आपका बहुत कम देना होता है, ये सारी चीज़ों की तो ज़रूरत भी नहीं होती है, और आउटपुट इसकी बहुत ही मस्त होती है। और साथ ही साथ आज की डेट में डिमांड भी आप देख रहे हो, जो कि ऑर्गेनिक फूड्स का, ड्रिंक का बहुत ज़्यादा डिमांड भी हो गया है। अब हमारे कंट्री में आप स्कीम की बात करोगे जो कि हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को यहाँ पे प्रमोट करते हैं, सो दिस इज़ परंपरागत कृषि विकास योजना। ये एक एलाबोरेटेड स्कीम है, कंपोनेंट है हमारे सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट की, एक मेजर प्रोजेक्ट है नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। और इसके अंदर आप देखोगे इस योजना के अंदर, परंपरागत कृषि विकास योजना के अंदर, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ये आपका प्रमोट किया जाता है ऑर्गेनिक विलेज में, क्लस्टर अप्रोच के थ्रू और पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम सर्टिफिकेशन के थ्रू। कहने का मतलब है कि क्लस्टर अप्रोच क्या हो गया, तो इसमें ग्रुप्स ऑफ आपको फार्मर्स देखने को मिलेंगे, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम यहाँ पे सर्टिफिकेशन भी है, यानी कि जो पार्टिसिपेट करेंगे उनको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का यहाँ पे दिया जाएगा। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सर्टिफिकेशंस अगर इंडिया में देखें कि किस तरीके के प्रोडक्ट को कैसे यहाँ पे जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं उनको सर्टिफिकेशन वगैरह कैसे मिलता है, तो एक प्रोडक्ट को यहाँ पे अलाउ किया जाता है कि वो एक्सपोर्ट करे एज ए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ओनली। कब हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को, जब यहाँ पे एकम्पनीड किया जाएगा, यानी कि ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट, और वो भी यहाँ पे इशू किया जाएगा एक सर्टिफिकेट बॉडी जो कि यहाँ पे NAB के द्वारा बताया जाएगा, यानी कि नेशनल एग्रीक्रेडिशंस यहाँ पे बॉडी है जो कि यहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को यहाँ पे देखती है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को यहाँ पे सर्टिफाई करती है। इनके सर्टिफाई करने के बाद जो है यहाँ पे आप लोग किसी भी प्रोडक्ट को जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो उसको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कह के यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और ये जो NAB यहाँ पे काम करती है, ये नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शंस के अंदर ये काम करती है, और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। NPOP की बात करूँ, यानी कि नेशनल प्रोग्राम
प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। इसमें क्या क्या है, तो एक्रेडिशन प्रोग्राम है जो कि आपका सर्टिफिकेशन बॉडीज़ है, स्टैंडर्ड है यानी कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है उसके स्टैंडर्ड को यहाँ पे देखा जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट भी किया जाता है एनपीओपी के तहत। एनपीओपी अगर स्टैंडर्ड देखें तो यहाँ पे प्रोडक्शन भी है, एक्रेडिशन सिस्टम भी है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है यूरोपियन कमीशन के द्वारा, स्विट्जरलैंड फॉर अनप्रोसेस्ड प्लांट प्रोडक्ट्स के द्वारा, और ये इक्विवेलेंट है उनके कंट्री के स्टैंडर्ड से। इसी तरीके से यूएसडीए भी आपको देखने को मिलेगा जिन्होंने यहाँ पे रिकॉग्नाइज करी है एनपीओपी को, और वो असेसमेंट प्रोसीजर के लिए और एक्रेडिशंस के यहाँ पे असेसमेंट प्रोसीजर्स के लिए जो कि यहाँ पे इक्विवेलेंट है यूएस के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके साथ साथ एपेडा है, तो एपेडा के बारे में अभी आपको पता होना चाहिए। एपेडा स्टैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एक अथॉरिटी है जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो या फिर यहाँ पे प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट हो जिसको एक्सपोर्ट किया जाता है, तो इसी को डेवलप करने के लिए इस अथॉरिटी को बनाया गया है। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करती है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के तहत, और इसको मैंडेट किया गया है कि ये एक्सपोर्ट प्रमोशन करेगी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को भी। तो इनके तहत जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट प्रमोशन भी किया जाता है। एपेडा की अगर बात करें तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी ये देखती है, जैसे कि यहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट का, साथ ही साथ न्यू प्रोडक्ट को यहाँ पे एडिशन भी देती है एनपीओपी के तहत, साथ ही यहाँ पे एफर्ट्स भी लगाती है कि कैसे एनपीओपी स्टैंडर्ड भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किया जाए जितनी भी इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं। साथ ही इंडिया की जो ऑर्गेनिक ब्रांड है उसको प्रमोट करती है, और प्रमोट कैसे करती है, तो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करके बायर सेलर जो मीट है उसको ऑर्गेनाइज़ करती है, कैपेसिटी बिल्डिंग को ऑर्गेनाइज़ करती है, और आउटरीच प्रोग्राम को। तो ये पूरी यहाँ पे आप लोग देखोगे कि इसकी फंक्शन किसकी है, तो अपेडा की है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं आगे, और अब है नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है सस्टेनेबल लाइवलीहुड एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज। बात करेंगे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से होने वाले जो यहाँ पे हम लोग चेंजेस देख रहे हैं, तो उसी के लिए एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड होना चाहिए और एक एडेप्टेशन होनी चाहिए। तो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज है, जिसको यहाँ पे NIRDPR भी कहते हैं, इन्होंने लॉन्च किया है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि एक सर्टिफिकेट कोर्स है, यानी कि ये कोर्स आप कंप्लीट करते हो SLACC की, तो इसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी यहाँ पे दिया जाएगा। तो सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज, अब इसके बारे में देख लेते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। तो ये आप देखोगे कि इसको स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड के द्वारा इसको फंड किया जा रहा है, जिसको कि सेटअप किया गया है यूनाइटेड नेशन FCC के तहत, जिसमें कि जो यहाँ पे आपका एडेप्टेशन भी है और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट भी रखा गया है। ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है क्योंकि इसको कन्वर्स किया जा रहा है यहाँ पे महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के साथ, मनरेगा के साथ, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और दूसरे जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसके साथ इसको मर्ज किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना है, यानी कि विमेन एम्पावरमेंट वाली जो भी यहाँ पे आपकी स्कीम्स है उसके साथ इसको मर्ज किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे मनरेगा है जिसमें कि 100 डेज़ की गारंटीड यहाँ पे जॉब दी जाती है अनस्किल्ड वर्कर्स को, तो उसको भी यहाँ पे रखा गया है। और दूसरी यहाँ पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपकी सेंटर स्टेट और आपकी जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो यहाँ पे आपका शेयरिंग करके जो स्कीम्स को यहाँ पे लाया जाता है, उसमें आपका इन सभी चीज़ों को यहाँ पे कन्वर्ज किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव यही है कि एक कैडर को क्रिएट करना है जिसमें कि 200 सर्टिफाइड क्लाइमेट स्मार्ट कम्युनिटी होनी चाहिए, रिसोर्स पर्सन यहाँ पे आपकी होनी चाहिए, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, जिसमें कि आपके प्रोग्रेसिव फार्मर्स हो, साथ ही 11 से ऊपर 100 से ऊपर यहाँ पे यंग प्रोफेशनल हो विलेज में, जिसके थ्रू जो है हम लोग लाइवलीहुड को सिक्योर कर सके। और लाइवलीहुड को कैसे सिक्योर करेंगे, तो क्लाइमेट प्रूफ प्लानिंग और एडेप्टेशन के, यानी कि आज के डेट में आप लोग देख रहे हो कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज से आपका क्या क्या यहाँ पे जो है आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी डिफरेंस देखने को मिल रही है क्लाइमेट चेंज के कारण कि बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल वेदर है, जैसे कि आप लोग देखते हो कि गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठंड है तो बहुत ज़्यादा ठंड है, बारिश हो रही है तो रुकने का नाम नहीं है, और बीच बीच में तो बारिश भी हो रही है। और 2020 की वेदर के बारे में क्या ही कहना, अभी तक इतना ज़्यादा अनयूजुअल आप लोग समर की जो समर जो है वो आप मई मंथ में भी फील कर रहे होंगे। मई मंथ में जो है बहुत ज़्यादा स्कॉर्चिंग हीट हम लोग फील नहीं किए, जस्ट 3-4 ही दिन थी जिसमें कि हीट वेव्स चला था, यानी कि गर्मी हुई तो अचानक से इतनी तेज़ गर्मी हो गई कि हीट वेव्स चलने लगी थी। उसके अलावा बारिश कभी भी हो जा रही थी, मौसम भी बहुत अच्छा रहा था। आपको साइक्लोन भी देखने को मिला था, अम्फन साइक्लोन है, और उसके बाद जो है अभी निसर्ग साइक्लोन है। तो साइक्लोन जो है ना अरेबियन सी में भी आपको निसर्ग देखने को मिला, बे ऑफ बंगाल में जो है अम्फन देखने को मिला, और वो भी अम्फन जो है सुपर साइक्लोन है। और इस समय साइक्लोन, जब साइक्लोन आने का टाइम नहीं है, तो कुछ भी आपको देखने को मिल रहा है अनयूजुअल हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का फंडा है। अब क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो हो ही रही है, साथ ही साथ आपकी ग्लेशियर भी पिघल रही है। ग्लेशियर पिघलने से क्या हो रहा है कि हमारी जो वाटर लेवल है वो बढ़ रही है, सी लेवल राइज हो रही है। सी लेवल राइज हो रहा है तो इसके अगल बगल जितने भी
जितने भी यहाँ पे घर वगैरह है, जैसे कि कोस्ट के बगल में भी लोग रहते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पे सेव करना है, क्योंकि सबसे पहली जो है अगर सी लेवल राइज होती है तो इन्हीं के घर डूबेंगे, अगर फ्लड आता है तो इन्हीं का घर डूबता है, अगर साइक्लोन आता है तो इन्हीं का घर डूबता है, अगर यहाँ पे आपका तेज़ यहाँ पे अगर हवा चल रही है तो इन्हीं का घर डूबता है। तो इनको यहाँ पे जो है ना प्लान करके कहीं और डिस्प्लेस करना होगा। तो इस तरीके से आप प्लानिंग करनी होगी कि कोई भी कोस्ट के बगल में न्यू जो हाउस है उसको फॉर्म ना करे, ना उसको बिल्ड करे, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिल्ड करना। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है तो क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करनी है। तो ये सारी प्रोसेस जो है ना आपका इसी के अंदर आता है, ठीक है। अब आते हैं बेसिक, हम लोग देखते हैं NIRDPR के बारे में, ठीक है। ये जो फंक्शन करती है ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, इसको सपोर्ट किया जाता है रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। ये एक एपेक्स बॉडी है जो कि यहाँ पे ट्रेनिंग, रिसर्च, एक्शन रिसर्च, कंसल्टेंसी, असाइनमेंट, ये सारी चीज़ें देखती है रूरल डेवलपमेंट सेक्टर में। तो रूरल डेवलपमेंट सेक्टर में जो सारा यहाँ पे डेवलपमेंट होता है वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है। महिला यहाँ पे किसान सशक्तिकरण परियोजना है, ये कंपोनेंट है, आपका सब कंपोनेंट देखने को मिलेगा जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है ना, उसी के अंदर ये आती है। इससे क्या है कि जो प्रेजेंट स्टेटस है विमेन की एग्रीकल्चर में, क्योंकि आप लोग को पता है कि खेतीबाड़ी का नाम लोगे तो आपको ध्यान आता है कि यहाँ पे तो मेल पर्सन ही सिर्फ यहाँ पे काम करते हैं, बट नहीं, आप लोग बिहाइंड द सीन जाके देखोगे तो विमेन भी इसमें बहुत ज़्यादा काम करती है। बस प्रॉब्लम ये है कि विमेन को आज तक जो है ना यहाँ पे आपका रिकग्निशन नहीं मिला है, विमेन को यहाँ पे कोई स्टेटस नहीं दिया गया, ना उनको इकोनॉमिक प्रॉफिट होती है, ना ही किसी भी तरीके का उनको रिकग्निशन मिलता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एग्रीकल्चर वाले क्षेत्र में वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव वर्क करती है। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट स्टेटस है विमेन की जो एग्रीकल्चर में, उसको यहाँ पे इम्प्रूव करना है और साथ ही साथ उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करना है जिसके थ्रू वो खुद को एम्पावर कर सके। तो इसीलिए यहाँ पे महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना आया था। ओके, तो यहाँ पे आप कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी देख लेते हैं। सबसे पहली जो है अर्थ ओवरशूट डे, बहुत ही अच्छी ये ज्योग्राफी की कंसेप्ट है, बट यहाँ पे इन्वायरमेंट भी दिया हो गया है, तो चलिए देख लेते हैं। रिसेंटली क्या है कि एक रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश किया गया है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के द्वारा, और वो ये रिवील करी है कि जो अर्थ ओवरशूट डे है ना, ये 2 मंथ्स पहले ही हो गया है ओवर द पास्ट 20 ईयर्स में, और इस साल का जो डेट है ना वो सबसे पहले देखने को मिल रहा है। अब ये है क्या, ये एक डेट होता है जब ये बताया जाता है ना कि जो एनुअल डिमांड है, यानी कि जो ह्यूमन बींग जितने भी इस अर्थ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और हम लोग जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिमांड है, नेचुरल रिसोर्सेज को जो यूज़ कर रहे हैं, तो एक साल का जो हमारे पास जो रिसोर्सेज उसको हम लोग को एक साल में यूज़ करना है ना, उसको हम लोग कुछ मंथ में ही इसको कंप्लीट कर देते हैं। यानी कि उस पूरे रिसोर्सेज का जो इस्तेमाल ये एस्टिमेट किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि पूरे साल के लिए आप लोग एस्टिमेट कर रहे हो कि एक साल में अगर आपको 1000 दिया जाए, मान लीजिए कि सरकार के द्वारा यूनिवर्सल बेसिक इनकम दिया जाए एक साल, एक मीन्स से यहाँ पे आप लोग का एक महीने में 1000 दिया जाए, तो 12 महीने में कितना हो गया आपके पास, 12,000 रुपया हो गया, ठीक है। तो 12,000 रुपया जो है आपके पास आना चाहिए, ये आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक साल में सरकार के द्वारा जो है आपको 12,000 मिलना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको ये 12,000 पूरे एक साल में ना मिले और 6 महीने ही में मिल गए 12,000, तो कैसा रहेगा। यानी कि जो एक साल में पूरा काम होने वाला था वो आपका यहाँ पे घट के जो है 6 महीने में ही ये आपको पूरा रिसोर्सेज आपको मिल गया, और 12 महीने में जो आपको 12,000 मिलने वाला था, यानी कि आप 12 महीने में इस पैसे का आप खर्च करते हैं कि नहीं, 12 महीने आप चलाते, लेकिन 6 महीने में आपको दे दिया गया। तो 6 महीने में अगर आपको 12,000 दे दिया जा रहा है, तो यानी कि आपका जो खर्च है, यानी कि डिमांड है वो बढ़ जाता है, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, खर्चे आप ज़्यादा कर दिए, तो 6 महीने में आप जो है ना खा पी के सब सपाट कर दिए, अगले 6 महीने के लिए क्या। तो वैसे ही हमारे अर्थ की भी रिसोर्सेज है। कहने का मतलब है कि एक साल का एस्टिमेट लगाया जाता है कि इतनी नेचुरल रिसोर्सेज है, और जितनी ह्यूमन बींग हमारे अर्थ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो अगले एक साल तक इतना जो रिसोर्सेज है उसको इस्तेमाल करेंगे। बट हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है ना कुछ महीने में ही, मान लीजिए कि 3-4 महीने में ही हम लोग ये पूरे रिसोर्सेज को कंप्लीट कर देते हैं। तो हर साल ऐसा देखा जाता है, और ये देखा जाता है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के द्वारा, और इसको यहाँ पे जज भी किया जाता है। हर एक साल इसको जज भी किया जाता है कि कितने महीने में जो है ना हम लोग एक पूरे अर्थ की रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये होता है अर्थ ओवरशूट डे, यानी कि अर्थ में जितना भी आपका रिसोर्सेज है वो टाइम से पहले जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है, और इस बार ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि पास्ट 20 ईयर से हम लोग देख रहे हैं कि 2 मंथ जो है ना ये आगे बढ़ते जा रहा है, और इस बार जो है इस साल में 2020 में जो है ये आपका बहुत ही ज़्यादा पहले हो गया। ये 2020 की तो नहीं कह रहे, मुझे लगता है ये 2019 की है, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि ये हमारा इस साल बहुत पहले हो गया है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, स्विट्ज़रलैंड बेस्ड इंटरनेशनल एनजीओ है जो कि इस्टेब्लिश की गई है 1961 में। ये इंगेज रहती है कि कैसे वाइल्ड लाइफ और नेचुरल हैबिटाट को कंजर्व करना है। साथ ही ये देखो आप लोग कि ये अर्थ ओवरशूट डेज जो है ये कैलकुलेट किया जाता है वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा, साथ ही साथ ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के द्वारा। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के बारे में देखें तो ये एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फाउंडेशन 2003 में हुआ था, और ये अनेबल करती है सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए, जहाँ पे सारे लोग जो है उनके पास अपॉर्चुनिटी हो कि वो इस प्लानट में अगर रह रहे हैं तो उनके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो। ओके,
अब यहाँ पे देखते हैं 2019 में क्या हुआ कि ये जो अर्थ ओवरशूट डे था ये हम लोग कब देखे, 29 जुलाई को देखे, जो कि बहुत ही ज़्यादा पहले था। इसका मतलब है कि जुलाई 29 तक ह्यूमैनिटी ने सारे नेचुरल रिसोर्सेज को कंप्लीट कर लिया, यानी कि जितना उनके पूरे इंटायर ईयर का बजट था उसको यहाँ पे 29 जुलाई में ख़त्म कर दिया गया। अब इसके बाद क्या होगा कि जो पीपल्स की यहाँ पे डिमांड होगी वो यहाँ पे एडिशन होगा, यानी कि वो एक्स्ट्रा फूड, टिम्बर और फायर्स और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एकोमोडेशन है, ये सारी चीज़ों को एक्स्ट्रा वो इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि मे बी 2020 में इस्तेमाल करना चाहिए था, बट वो हम लोग जो है एक्स्ट्रा 2019 में ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ह्यूमैनिटी जो है ना वो आज की डेट में हम जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको 1.75 टाइम्स जो है बहुत ही जल्दी से यहाँ पे हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। ओके, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, बहुत ही ये आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आते हैं नेक्स्ट, ये है पेस सेटर फंड। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने यहाँ पे अवार्ड करी है और ग्रांट दिया गया है 4 प्रोजेक्ट को, वो भी सेकंड राउंड ऑफ पेस सेटर फंड प्रोग्राम में। सो व्हाट इज़ दिस पेस सेटर फंड प्रोग्राम? तो ये पेस सेटर फंड जो है ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया है इंडिया के द्वारा और यूएसए के द्वारा 2005 में। 2015 में ये एक जॉइंट फंड है जिसमें कि अर्ली स्टेज जो ग्रांट होता है फंडिंग देने का वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि जो ऑफ ग्रिड क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट है वो कमर्शलाइज हो सके और साथ ही साथ बिजनेस मॉडल भी यहाँ पे अच्छे तरीके से चल सके। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, बट मुझे लगता है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया तो मुझे आज यहीं पे पॉज करना होगा, क्योंकि आप ही लोग की ये डिमांड है कि 30 से 40 मिनट की ही मैं लेसन रखूँ। 1 घंटे की लेसन आप लोग देखना प्रेफर नहीं करते हो, आप लोग की टाइम किल होती है, मैं समझ रही हूँ, बट कोई नहीं, हम लोग जो है इसी तरीके से लेसन लेकर चलेंगे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि इन्वायरमेंट की ये लास्ट टॉपिक होने वाली है। इसके बाद आपका एक टॉपिक होगा ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी की भी पोर्शन दी गई है, तो ज्योग्राफी की पोर्शन भी मैं कंप्लीट करा दूँगी। ओके, तो गाइज़ आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोग को कोई भी डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि, और मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।